नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सोनू और आप सुन रहे हैं सोनू हॉरर स्टोरी। एक ऐसा चैनल जहां कहानियां नहीं, अंधेरे जिंदा हो जाते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कोई बनाई गई कल्पना नहीं है। ये वो सच है जिसे लोग दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब मेरी कहानियां सुनते हैं, डरते हैं और पसंद भी करते हैं। पर 90% लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक और बेल आइकॉन दबाते हैं। क्या आप जानते हैं, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियां लाने के लिए मजबूत हौसला देता है। तो अगर आप सच में रूहानी कहानियां, हॉरर और रहस्य की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि अगली बार जब भी अंधेरा दस्तक दे, सोनू हॉरर स्टोरिया आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आप अकेले हैं तो कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, और अगर हिम्मत है तो हेडफोन पहन लीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चा श्राप है जो कभी मिटता नहीं। चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। मैं आदित्य शर्मा हूं, पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में हर दिन को पकड़ने की कोशिश करते करते न जाने कितनी रातें ऑफिस में बीत जाती थीं। लेकिन वो एक रात जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, शायद रूह तक हिला दी। आज भी जब आंखें बंद करता हूं तो वही रास्ता, वही परछाई सामने खड़ी नजर आती है। ये कहानी उसी रात की है जब मैंने वो रास्ता लिया जो कभी लिया ही नहीं जाना चाहिए था। रात के 11:30 बज रहे थे। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। ज्यादातर लोग 7 बजे तक निकल चुके थे, लेकिन मुझे एक क्लाइंट प्रोजेक्ट खत्म करना था। मन ही मन सोच रहा था, घर जाकर गर्मा गर्म दाल चावल खाऊंगा और जल्दी सो जाऊंगा। लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया और नीचे पार्किंग की तरफ बढ़ा। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन दिल्ली की इस सर्दी में वो आम बात थी। जैसे ही बाइक के पास पहुंचा, चाबी लगाई और स्टार्ट की, पर इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अबे यार, आज ही धोखा देना था, मैंने झुंझलाते हुए दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, लेकिन बाइक जैसे मर ही गई थी। फोन निकाला, कैब बुक करने की सोची। कमाल है, बाइक बंद, नेटवर्क बंद। अब क्या चांदनी चौक तक पैदल जाऊं, मैंने खुद से कहा। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 5 किलोमीटर। लेकिन उस रास्ते में 2 विकल्प थे, एक मुख्य सड़क जो लंबी थी और एक छोटा पुराना जंगलनुमा रास्ता जो पहले गांव के लोग इस्तेमाल करते थे। अब वो रास्ता सुनसान और बदनाम हो चुका था। मैंने मन में हंसते हुए सोचा, क्या मैं डरता हूं? मैं कोई बच्चा हूं जो भूत से डर जाएगा? चलो वही शॉर्टकट ले लेते हैं, और बैग कसकर पीठ पर चढ़ा लिया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ पुराने सूखे पेड़ और उनकी खड़खड़ाती डालियां। मैंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और चलने लगा। शुरुआत में सब ठीक लगा, बस पेड़ों की आवाज, कभी कभार उल्लू की हू हू और मेरे जूतों की जमीन पर पड़ती आवाजें। पर करीब 10 मिनट चलने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूं। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने रुककर पीछे देखा, कुछ नहीं। वाह आदित्य, अब तू डरने लगा, खुद को समझाया और आगे बढ़ा। लेकिन अब हर कदम के साथ मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई परछाई मेरी परछाई के ऊपर चल रही हो। उसका आकार अलग था, थोड़ी लंबी, थोड़ी झुकी हुई। मैंने फिर से पलट कर देखा और इस बार यकीन हो गया, वहां कुछ था। करीब आधा किलोमीटर आगे एक टूटा हुआ कुआं दिखा। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, घुटनों को हाथों से पकड़े, नीचे जमीन की तरफ देखता हुआ। मैंने राहत की सांस ली, शायद किसी गांव का बुजुर्ग होगा। बाबा, ये रास्ता कहां तक जाता है? मैंने धीरे से पूछा। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब झुर्रियां। बिना किसी हाव भाव के बोला, रास्ता तो सीधा है, पर जो परछाई पीछे चल रही है उससे बचकर रहना, पीछे मत मुड़ना। मेरी रूह कांप गई। क्या मतलब? मैं घबराया। वो कुछ नहीं बोला,
बस उठकर कुएं की तरफ गया और आंखों के सामने धुएं की तरह गायब हो गया। अब डरने की बारी मेरी थी। मैंने कदम तेज कर दिए, कोशिश की कि मन को समझाऊं, कोई परछाई नहीं है, ये सब वहम है। लेकिन जितना तेज मैं चलता, उतनी ही तेज वो भी चलती। जब मैं रुकता, वो भी रुक जाती। एक जगह आकर मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, ठीक मेरे कान के पास। मैंने झट से मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। पर मेरी गर्दन पर किसी ठंडी सांस का एहसास था, जैसे किसी ने हल्के से फूंक मारी हो। मेरे पैरों ने अब खुद ही दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक दिखी वो लड़की। एक मोड़ पर ही मेरी फ्लैशलाइट कांपने लगी। सामने पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, खुले बाल और चेहरा झुका हुआ। वो हिली तक नहीं। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। मैंने धीरे से एक कदम पीछे लिया। तभी वो लड़की अचानक हवा में उठी और गायब हो गई। अब मेरी हालत बुरी थी। फोन देखा, बैटरी 9%। मैंने दौड़ना शुरू किया, बेतहाशा। भागते भागते जब कुछ देर बाद रुका, तो देखा फिर वही टूटा कुआं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने दूसरी दिशा में भागा। कुछ मिनट बाद फिर से वही कुआं। अब मुझे समझ में आ गया, मैं एक चक्रव्यूह में फंस चुका हूं। कोई शक्ति मुझे इस रास्ते से निकलने नहीं दे रही थी। मैं वहीं खड़ा था, वही टूटा कुआं, वही वीरान रास्ता और वही ठंडी हवा की सरसराहट। ये समझने में देर नहीं लगी कि मैं किसी सामान्य रास्ते पर नहीं हूं। मैंने खुद से कहा, तू डर रहा है आदित्य, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। थकान, नींद और अंधेरा, तेरा दिमाग तुझे भ्रम दे रहा है। लेकिन जितना खुद को समझाता, उतना ही डर अंदर घुसता जा रहा था। मुझे कुएं के किनारे एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखा, जिस पर मिट चुकी इबारतों के बीच सिर्फ एक वाक्य साफ दिख रहा था। इस रास्ते में जो पीछे मुड़ता है, वो कभी लौटता नहीं। जैसे ही मैं कुएं से दोबारा चलने लगा, पीछे से किसी के पैरों की रगड़ने की आवाज आई, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पैर खिसक रहा हो। मैंने हिम्मत करके पलटना चाहा, लेकिन उस बूढ़े की बात याद आई, पीछे मत मुड़ना। तो इस बार मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बिना रुके चलने लगा। लेकिन वो आवाज अब और करीब आ गई थी। हर कदम पर जैसे वो परछाई मेरे सिर के ऊपर से गुजर रही हो। मेरे कंधे अब भारी लगने लगे थे, जैसे किसी ने पीछे से झूलकर पकड़ रखा हो। मैं कांप रहा था, पसीने पसीने, जबकि रात की हवा अब बर्फ की तरह सख्त हो चुकी थी। कुछ दूर आगे एक टूटी फूटी सी हवेली दिखाई दी, 2 मंजिला, काली दीवारें और जगह जगह उगाए कंटीले पेड़। लगता था जैसे बरसों से कोई वहां नहीं गया। थोड़ी उम्मीद जगी, शायद कोई छुपने की जगह हो, या शायद कोई और इंसान मिल जाए। मैं भारी कदमों से उस तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था, अंदर पूरी तरह अंधेरा। फर्श पर मिट्टी, टूटे कांच और कोनों में मकड़ियों के जाले। हेलो, कोई है? मैंने पूछा। एक क्षण को जैसे सब थम गया। फिर ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी, ठंडी हंसी, जिंदा इंसान की नहीं। मैंने पलटना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं हवेली के एक कोने में छिप गया, सांस रोक ली। पसीना मेरी पीठ के नीचे बहने लगा। तभी सामने की दीवार पर एक काला साया उभरा, लंबा, टेढ़ा, जैसे इंसान ही नहीं हो। वो दीवार से उतरकर जमीन पर आया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं चीखना चाहता था, मगर गला जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उस साए ने अपना एक हाथ मेरी गर्दन तक बढ़ाया। वो हाथ पूरा काला था, जले हुए मांस जैसा, और उसकी उंगलियां नाखूनों से लंबी थीं। जैसे ही वो मुझे छूता, एक जोर का धमाका हुआ और मैं फिर से उसी कुएं के पास आ गिरा। मैं फिर से वहां पहुंच चुका था। अब और पीछे नहीं जाऊंगा। अब मुझे समझ आ गया, डरकर भागने से कुछ नहीं होगा। मैंने खुद से कहा, अब अगर कुछ है तो सामने आ, मैं नहीं भागूंगा। उसी वक्त कुएं के पास कुछ सरसराने लगा, जैसे कोई चीज अंदर से निकल रही हो। मैंने झांक कर देखा, और जो देखा उसने मेरा खून जमा दिया।
कुएं के अंदर कोई और परछाई थी, लेकिन वो परछाई उलटी थी, उल्टी लटकी हुई, जैसे कोई सिर के बल चलता हो। वो धीरे धीरे कुएं की दीवार से ऊपर चढ़ रही थी। उसके बाल लंबे और गीले थे और आंखें लाल, बिल्कुल रक्त जैसी। मैं भागा नहीं, इस बार नहीं। मैंने चीख कर पूछा, तू कौन है, क्या चाहती है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसी वक्त मेरे कानों में एक पुराना नाम गूंजा, विक्रम शर्मा। मैं चौंका। विक्रम शर्मा, मेरे पिता, जो 20 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। माँ ने कहा था कि किसी दिन ऑफिस से लौटते वक्त रास्ते में लापता हो गए और कभी नहीं मिले। क्या ये रास्ता वही था? क्या पापा भी इसी रास्ते पर? मेरे पैर थरथरा गए। अचानक कुएं के किनारे मुझे कुछ चमकता हुआ दिखा। मैंने उठाया, वो एक पुराना चमड़े का वॉलेट था, घिसा पिटा। खोला, अंदर एक पुरानी फोटो, मेरे पापा की। मेरी आंखें भर आईं। वो इसी रास्ते से गए थे और शायद कभी लौट नहीं पाए। अब मैं क्या करूं? अब सवाल था, मैं कैसे बचूं? किसी ने मुझे फंसा दिया था या इस रास्ते में कुछ ऐसा था जो हर उस इंसान को निगल जाता था जो अकेले यहां से गुजरे। मैंने फिर से कोशिश की, फोन देखा, बैटरी 3%, नेटवर्क शून्य, चारों तरफ अंधेरा। सिर्फ एक चीज थी जो अब तक नहीं किया था, वापस उसी कुएं में झांकना, पूरी तरह। मैंने फ्लैशलाइट जलाकर कुएं में गहराई से देखा। अंदर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, लोगों की, जैसे उन्हें वहां हमेशा के लिए कैद कर लिया गया हो। कुछ चेहरे पहचाने हुए थे। एक चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी। मैं उस कुएं में झांक रहा था और जो चेहरा मैंने देखा वो मेरा ही था। पर वहां सिर्फ मेरा चेहरा नहीं था, मेरे जैसे कई चेहरे, कई परछाइयां, जैसे इस कुएं ने सदियों से न जाने कितने लोगों को निगल लिया हो। लेकिन सवाल अब सिर्फ डर का नहीं था, बल्कि सच जानने का था। वो कौन सी शक्ति है जो यहां लोगों को फंसाती है? और क्या मेरे पापा उसी में फंसे हुए हैं? कुएं से आती आवाजें। मैं कुएं में झांक ही रहा था कि अंदर से कई आवाजें आने लगीं। मुझे बाहर निकालो, मैं यही हूं, सालों से। मेरे बच्चे को बता देना, मैं उसे बहुत याद करता हूं। एक आवाज बाकी सबसे जानी पहचानी थी। मैं पीछे पलटा, कोई नहीं था। लेकिन फिर वही आवाज, बिल्कुल पास से, आदित्य, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। पापा, आप आप जिंदा हैं? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदा नहीं, लेकिन पूरी तरह मरा भी नहीं। मैं उसी दिन इस रास्ते में खो गया था। ये रास्ता लोगों को निगल जाता है। अचानक कुएं के पास की जमीन कांपने लगी। मैंने पीछे हटते ही देखा, एक बार फिर वो परछाई सामने आ गई थी। इस बार उसकी आंखें मुझसे भी ज्यादा जल रही थीं, गुस्से, जलन और भूख से। तू भाग गया कई बार, अब नहीं, अब तू भी यहीं रहेगा। परछाई ने हाथ बढ़ाया और हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ी। उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया की चीज हो। मैंने पापा की आवाज सुनी, डरो मत, ये डर से जीती है। जब तक तुम डरोगे ये तुम्हें खा जाएगी। मैं वापस हवेली की तरफ भागा। वहां मुझे एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा अब खुला हुआ था। अंदर कुछ सामान पुराने ट्रंक में भरा था। मैंने उसमें एक पुरानी डायरी पाई, नाम लिखा था, विक्रम शर्मा, 1999। मैंने जल्दी से पन्ने पलटे। मुझे इस रास्ते पर कुछ अजीब महसूस होता है। कुएं के पास कोई है जो मुझे रोज बुलाता है। मैंने एक लड़की को देखा है जो हवेली में रहती है, वो जिंदा नहीं है। अगर मैं लापता हो जाऊं तो मेरी डायरी पढ़कर कोई सच्चाई को दुनिया के सामने लाए। मेरी रूह कांप उठी। पापा को इस रास्ते में किसी आत्मा ने फंसाया था और अब वो मेरे साथ भी वही करना चाहती थी। डायरी के बीच एक फटी हुई तस्वीर थी, एक जवान लड़की की। नीचे लिखा था, नंदिता, जिसने इस हवेली में आत्महत्या की थी। मैंने फोटो गौर से देखा। ये वही लड़की थी जो मुझे पहले रास्ते में दिखी थी।
सफेद कपड़े, खुले बाल, मगर उसकी आंखें अब कुछ कह रही थीं। डायरी में एक जगह लिखा था, नंदिता को गांव वालों ने डायन कहकर जलाया था। उसने मरने से पहले कसम खाई थी, जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वो उसकी पीड़ा का साथी बनेगा। अब सब साफ था, नंदिता की आत्मा हर उस इंसान को इस रास्ते में फंसा लेती है जो अकेला होता है और उसे अपने अतीत के दुख में कैद कर लेती है। मेरे पास दो रास्ते थे। एक, या तो डरकर इसी रास्ते का हिस्सा बन जाऊं। दो, या फिर नंदिता की आत्मा को शांति देकर अपने पापा समेत बाकी आत्माओं को मुक्ति दिलाऊं। पर कैसे? डायरी में आखिरी पन्ने पर हल्का सा लिखा था, उसके जलते हुए दर्द को पानी दो और उसे माफ कर दो। कुएं में उतरने का फैसला। मैंने साहस जुटाया, एक रस्सी से कुएं में उतरने का निर्णय लिया। कुएं में उतरते ही एक अजीब सी ठंडक बदन में समा गई। दीवारों पर बनी परछाइयां हिल रही थीं, जैसे जिंदा हों। नीचे जाकर एक छोटी गुफा मिली और वहीं बैठी थी नंदिता की आत्मा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा विकृत था, आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। तू भी मुझे जलाएगा? तू भी मुझे डायन कहेगा? मैंने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं माफी चाहता हूं उस दुनिया के लिए जिसने तुम्हें समझा नहीं। इतना सुनते ही आत्मा कांपने लगी। आसपास की परछाइयां चीखने लगी। मैंने अपनी जेब से पानी की बोतल निकाली और उस गुफा के केंद्र में छिड़क दिया, जहां नंदिता बैठी थी। एक तेज चीख गूंजी और अचानक सब शांत हो गया। धीरे धीरे कुएं की दीवारों से निकलकर कई आत्माएं आसमान की तरफ उठने लगी। उनमें से एक चेहरा मेरे पापा का था। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा। मुझे गर्व है तुम पर बेटा। इतना कहकर वो ऊपर उड़ते हुए अंधेरे से बाहर उजाले में विलीन हो गए। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। अब रास्ता खुल चुका था। मैंने ऊपर देखा, अब कुएं के ऊपर रोशनी दिख रही थी। मैं किसी तरह बाहर चढ़ा। अब वो हवेली नहीं थी। वो रास्ता अब वैसा सुनसान नहीं लग रहा था। फोन में नेटवर्क आ गया था। टाइम देखा, रात के 3:03। मैंने तेजी से घर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन अब डर नहीं था। अब आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। उस रात के बाद से मैं बदल गया। कुएं से निकलने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मां ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर सन्न रह गई। आदित्य, तेरा क्या हाल बना लिया तूने? मेरे कपड़े गंदे थे, शरीर पर खरोंचें, आंखों में डर और थकान की गहराई। मैंने बस इतना कहा, मैं पापा से मिला था। सच बताना आसान नहीं था। मैंने मां को सारी बात बताई, रास्ता, हवेली, कुआं, आत्मा और पापा की रूह। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से मेरी पीठ पर हाथ रखा। मुझे पता था बेटा, वो किसी दिन तुझसे मिलने जरूर आएंगे। उनकी आंखें भर आईं। पापा के गायब होने का दर्द और अब ये अधूरी शांति एक साथ बह रही थी। हफ्तों तक मैं ठीक से सो नहीं सका। हर रात वो चेहरा, जलती आंखें, वो चीखती आत्मा, वो परछाई, सब कुछ फिर से जहन में घूम जाता। मैं अक्सर डरकर जाग उठता और दीवारों पर परछाई ढूंढने लगता, लेकिन हर बार खुद को समझाता, अब सब खत्म हो गया है, सबको मुक्ति मिल गई है। पर क्या वाकई सब खत्म हुआ था? रास्ते पर फिर से जाना। करीब 2 महीने बाद मैंने फैसला किया, उस रास्ते पर एक बार फिर जाना चाहिए। इस बार मैं डरकर नहीं, सच को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए वहां गया। रात के ठीक उसी वक्त 1:47 मैं उसी मोड़ पर पहुंचा, कुएं के पास। अब वहां एक छोटा सा दीपक जल रहा था और कुएं की दीवार पर किसी ने सफेद चौक से लिखा था, जो सच का सामना करता है वही मुक्ति पाता है। मेरे होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उस रास्ते की अब नई कहानी है। अब वो हवेली नहीं रही। गांव वालों ने उसे गिरा दिया और वहां एक छोटा मंदिर बनवाया है। कहा जाता है, हर नए चांद की रात कोई लड़की वहां फूल चढ़ाने आती है और अगले दिन वे फूल सूखे नहीं होते। कुछ लोग मानते हैं कि नंदिता की आत्मा अब शांत है
और वो उन लोगों की रक्षा करती है जो अकेले डरते हुए उस रास्ते से गुजरते हैं। मेरी जिंदगी आगे कैसे बढ़ी? उस घटना के बाद मैं ऑफिस गया, लेकिन काम में मन नहीं लगा। मैंने सब कुछ छोड़कर एक किताब लिखी, छाया का रास्ता, एक सच्ची मुलाकात। लोगों ने पहले इसे कल्पना समझा, लेकिन फिर कई स्थानीय लोगों ने कहा हमें भी वो रास्ता कभी वैसा ही लगा था। मेरी किताब वायरल हो गई। टीवी चैनल्स, रेडियो और पॉडकास्ट पर मुझे बुलाया जाने लगा। एक दिन मेरे घर एक चिट्ठी आई, कोई पता नहीं, कोई नाम नहीं। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर परछाई बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ समझे जाने की आस में भटकती हैं। मैं मुस्कुरा दिया। शायद नंदिता अब सच में शांत है। एक रात मैं एक सेमिनार से लौट रहा था। रात के 2 बजे, सड़कें सुनसान। मुझे वही आवाज सुनाई दी, नंगे पैरों की सरसराहट। मैं पलटा, कोई नहीं था, मगर मेरे कंधे पर कोई हाथ सा महसूस हुआ। ठंडी हवा चली और मेरे कान में किसी ने फुसफुसा कर कहा, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने पलट कर देखा, सड़क सुनसान थी, पर दिल में एक अजीब सी शांति थी। अब जब कोई मुझसे पूछता है क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं, मैं बस मुस्कुरा कर कहता हूं, अगर कभी देर रात आपकी परछाई आपके साथ से ज्यादा कदमों की आवाज देने लगे तो पीछे मुड़ना मत। शायद कोई है जो सिर्फ सुना जाना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। लेकिन ध्यान रखना, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कभी कभी वो आपके आसपास भी जिंदा होती हैं, बस आप पहचान नहीं पाते। अगली बार जब अंधेरे में अकेले चलो तो एक बार इस कहानी को जरूर याद करना। अगर कहानी ने आपको थोड़ा भी डराया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, हमारे चैनल सोनू हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए। बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि अगली रात किस मोड़ पर कौन सा डर आपका इंतजार कर रहा है, कोई नहीं जानता। फिर मिलेंगे एक और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और अंधेरे से बचकर रहिए। धन्यवाद।